आज हम सब लोग गांधी 150 के संदर्भ में लखनऊ और देवास के कुछ समाज वैज्ञानिक और सरोकारी बुद्धिजीवियों की मदद से चल रही व्याख्यान माला या संवाद श्रृंखला में एक बार फिर मिल रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं अगले आधे घंटे 40 मिनट के बीच में गांधी के राष्ट्र निर्माण के मार्ग के बारे में या राष्ट्र निर्माण का गांधी मार्ग, इसके बारे में अपने अध्ययन और समझ के आधार पर कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। गांधी के बारे में यह तो विश्व विख्यात है कि वो सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के महान साधक थे, प्रणेता थे, शिक्षक थे और उन्होंने एक राह बनाई जिसे हम और आप अब गांधी मार्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ये तो नहीं मानते थे कि उन्होंने कोई वाद चलाया। वो इसके विरोधी ही थे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन एक मार्ग जरूर उन्होंने अपनी एक 60-65 बरस की लंबी यात्रा के जरिए बनाई और उसमें उनके जीवन काल में ही हजारों नहीं लाखों सहयात्री बने और उनके मरने के बाद तो दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशिया से शुरू प्रक्रिया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप तक में फैल गई। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से लेकर के आंग सान सूकी, दलाई लामा और नेल्सन मंडेला, किसका किसका नाम लें, सबका नाम लेने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि गांधी का जो रास्ता है वो लगातार अहिंसा और सत्य और सत्याग्रह के कारण विश्वव्यापी होता गया। इस प्रक्रिया में हम में से बहुतों को ऐसा लगता है कि गांधी जी विश्व मानव थे, मानवीयता, मानवीय मूल्य उनके सनातन सरोकार थे। राष्ट्रीयता के बारे में गांधी जी ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। पहले राष्ट्रीय आजादी के बारे में शिक्षा दी, उन शिक्षाओं का खुद अनुकरण किया और आजादी मिलने के कुछ ही महीनों में तो उनको मार दिया गया। और उनके बाद जो गांधी के अनुयायी थे वो 3 हिस्सों में बंट गए। कुछ तो गांधी के बताए रास्ते पर आश्रमों के जरिए चरखा, खादी, शाकाहार, ग्रामीण उद्योग, इनके जरिए चलते रहे और उनका नेतृत्व संत विनोबा ने किया, जिनको हम और आप गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझते हैं, और वो थे भी। और उनको बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे अनुयायी मिले, लेकिन संत विनोबा का अधिकांश समय देश भर की सबसे ज्वलंत समस्या भूमि संबंध, ग्रामीण भारत के वर्ग संघर्ष का समाधान, और उससे उनका जो समाधान बना उसको भूदान कहा गया, भूदान आंदोलन, जमीन बांटो आंदोलन। उसके बाद विनोबा के क्षेत्र संन्यास लेने के बाद जयप्रकाश जी ने जो कमान संभाली, उसमें हम मुसहरी में नक्सलवादियों के साथ आमना सामना हुआ और उसके बाद जो रास्ता गांधी जी के और विनोबा जी के अनुयायी के रूप में लोकनायक जयप्रकाश ने बनाया,
उसको आज हम संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसमें भी राष्ट्र निर्माण के प्रसंग तो थे। जयप्रकाश जी ने गांधी के बताए सूत्रों के जरिए नागालैंड से लेकर कश्मीर तक के सवाल और बागी चंबल के, जिनको हम डकैत कहते हैं, वहां से लेकर के नौजवानों की हिंसात्मक प्रतिरोधात्मक गतिविधियों तक का समाधान प्रस्तुत किया। लेकिन मॉडल जैसी कोई चीज बताना मुश्किल हो। एक दूसरा पक्ष गांधी के अनुयायियों का था, जवाहरलाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल जैसे सेनापतियों के माध्यम से, जो सरकार की शक्ल में सामने आया, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता बताते हैं। एक तीसरा रास्ता कुछ कम अनुयायियों द्वारा प्रतिरोध और प्रतिपक्ष की राजनीति का था, जिसमें रचनात्मक काम, आंदोलन और वोट तीनों मिले थे। और उसके सबसे बड़े प्रतीक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए और उनके साथ हजारों समाजवादी, जो अपने को कुजात गांधीवादी कहते थे। तो ये जो आश्रम वाले गांधीवादी, सरकार वाले गांधीवादी और विरोधी राजनीति वाले गांधीवादी हुए, इन सब की गतिविधियों की व्यापकता में गांधी का बताया राष्ट्रमार्ग कहीं आंखों से ओझल हो जाता है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी राजनीतिक दुर्घटना हुई, क्योंकि गांधी ने आजादी के संघर्ष के समानांतर भारतीय राष्ट्र के निर्माण की चुनौती को भी संबोधित किया। उनके दो लक्ष्य बने। एक, भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वराज दिलाने के लिए जनता को जागृत करना, संगठित करना, प्रशिक्षित करना और विजय हासिल करना। उसी के समानांतर एक दूसरा लक्ष्य भी उनके सामने था। वो था भारत की राष्ट्रीयता को एक ठोस आधार पर पूरी तरह से सुसज्जित करना। और इसके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही प्रयास शुरू किए। भारत में जब वो आए 1915-16 के एक साल के भारत दर्शन के बाद, उनके निष्कर्ष के तौर पर तब 4 कार्यक्रम सामने थे, जो 1921 के सत्याग्रह के वापस लेने के बाद गांधी सेवा संघ नाम की संस्था के गठन के जरिए 1923 से वो लगातार चले। 1923 से 1945-46 आते आते गांधी जी के कुछ स्पष्ट निष्कर्ष हुए कि भारत की राष्ट्रीयता जैसी है वैसी टिकाऊ नहीं हो सकती। भारत राष्ट्र के रूप में जैसा है, आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से शोषित है, सूखा हुआ है। अंग्रेजों ने इसका खून चूस लिया है और उस बचे हुए ढांचे में प्राण डालने के लिए हमें कुछ आर्थिक नवनिर्माण करना होगा। सामाजिक दृष्टि से हमारी जो राष्ट्रीयता है उसमें कई दीवारें हैं, कई दरारें हैं। सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी दरार हिंदू मुस्लिम संबंधों की थी। उसी के समानांतर गांव-गांव में समाज को बीच से निर्मम तरीके से बांटने वाली दीवार परंपरा छुआछूत की थी, अस्पृश्यता की थी। और घर घर के अंदर बैठा हुआ पुरुष वर्चस्व पर आधारित स्त्रियों का दोयम दर्जे का जीवन था। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय राष्ट्र में हम की भावना पैदा करने के लिए प्रबल चेतना की आवश्यकता थी। तब का भारत 90% ग्रामीण था। आज का भारत भी लगभग 69% ग्रामीण है, फिर कस्बाई भारत है। और इस भारत के लोगों का सूचना संसार, संबंध संसार
तमाम क्रांतियों और सूचना और प्रसारण के माध्यमों के चरम विस्तार के बावजूद परिवार, गांव और जाति, बहुत मन बड़ा हुआ तो जाति की एकता, थोड़ा मध्यम दर्जे की चेतना हुई तो गांव और कस्बे की चेतना, एकता, और नहीं तो अपना परिवार और कुटुंब तो मौलिक आधार रहता ही है। इस चेतना के स्तर का विस्तार कैसे हो, इसमें गांधी ने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना। और शिक्षा के भी 3 स्तर, प्रौढ़ शिक्षा जो मूलतः राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना की शिक्षा थी, वो अक्षर की ज्ञान की शिक्षा नहीं थी, गणित की शिक्षा नहीं थी, वो संसार के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सजगता की शिक्षा थी। फिर बुनियादी शिक्षा जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण के साथ ही स्वावलंबन की दिशा में कौशल निर्माण के साधन उपलब्ध कराए। और तीसरी विद्यार्थियों की शिक्षा जो कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर नागरिकता निर्माण के लिए क्या करें और क्या न करें, और उसमें से नए भारत का रूप बनता है। ये विद्यार्थियों में छात्र छात्राओं के संबंध कैसे हो, इन विद्यार्थियों में जाति और संप्रदाय के प्रश्नों पर क्या दृष्टि बनाई जाए, इन विद्यार्थियों में भाषा की दीवारों को लेकर के कैसे एक बड़ी छत बनानी है जिसमें सभी भारतीय भाषाएं फलेंगी फूलेंगी, राष्ट्रभाषा की समस्या और राष्ट्रीय भाषाओं की समस्या। फिर पशुपालन का सवाल, आदिवासियों का सवाल, कोढ़ी जैसे रोगग्रस्त लेकिन बहिष्कृत नागरिकों का सवाल। इसलिए आज हम लोग गांधी के राष्ट्र निर्माण मार्ग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। गांधी के जीवन को हम सत्य और अहिंसा की साधना के तौर पर तो जानते ही हैं। गांधी ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक ही रखा था, मेरे सत्य के प्रयोग। दूसरे, गांधी ने जिन लोगों को प्रशिक्षित किया, उनमें से सबसे बड़े समूह ने सर्वोदय के आधार पर समाज निर्माण के लिए जमीन के सवाल को प्राथमिकता देते हुए जो काम किया, उसे भूदान की प्रक्रिया बनी। व्यक्तिगत तौर पर गांधी ने एकादश व्रत धारण किया और एकादश व्रत को ही वो हर मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते थे। इससे चरित्र निर्माण का रास्ता बनता था। गांधी लोकप्रियतावादी नहीं थे। हम आप जैसे हैं वैसे गांधी को कबूल नहीं थे, न वो खुद को जैसे वो थे वैसा कबूल करते थे। उनका मानना था कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है, खुद के दोषों से है। मन जीता तो जग जीता। तो मेरी समझ से आपके विचारार्थ में ये कहना चाहूंगा कि गांधी के द्वारा प्रवर्तित विभिन्न प्रयोगों के जरिए परिष्कृत और निश्चित तौर पर आजादी के बाद के लिए अनुमोदित एक मॉडल था, एक मॉडल है, जिसको हम राष्ट्र निर्माण का गांधी मार्ग करके पहचान सकते। आजादी के 70 साल हो चुके हैं। राष्ट्र निर्माण के कई मॉडल हमने सरकारी और गैर सरकारी तरीके से सामने देख लिया। कुछ मॉडल में वर्गों की प्रधानता है, वर्ग संगठनों का आग्रह है और वर्गों के संघर्ष के जरिए आर्थिक प्रबंधन के मोर्चे पर कुछ नए सुधार करते हुए गांव और शहर, कारखाना और बाजार और उन सब से एक नए समाज की रचना जो शोषण मुक्त हो, समता प्रधान हो और प्रगति प्रधान हो। इसको आप समाजवादी मॉडल
मार्क्सवादी मॉडल कह सकते हैं। एक और मॉडल है जिसका हमने पिछले दिनों कुछ राज्यों में और अब कई बरस से पूरे राष्ट्र के पैमाने पर लोकप्रिय होना देख रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक आधारों को प्रधानता देते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसमें फिर मूलतः जो सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, उससे जुड़े हुए मूल्यों, संस्कारों, रीति रिवाजों, उनकी केंद्रीयता के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर एक राष्ट्र निर्माण का मॉडल है। एक और मॉडल है जो पूंजी की प्रधानता के आधार पर, जिसमें पूंजी राष्ट्र की आत्मा है। पूंजी निर्माण राष्ट्र निर्माण का प्रधान मोर्चा है और जो पूंजी के लिए उचित है वही राष्ट्र के लिए उचित है। ऐसा एक मॉडल जो जाने अनजाने नई आर्थिक नीतियों के जरिए 1991-92 से देश में चल रहा है और उसी का फिर कहीं थोड़ा समाजवादी, थोड़ा मार्क्सवादी, थोड़ा धर्मनिरपेक्ष, थोड़ा हिंदुत्ववादी समीकरण बनता बिगड़ता है। इसी में कहीं कहीं भाषा और क्षेत्र के आधार पर जो अस्मिताएं हैं, तेलुगु अस्मिता, असमिया अस्मिता, उड़िया अस्मिता, बंगाली अस्मिता, और उसको फिर नई अर्थनीतियों के साथ जोड़ करके नवनिर्माण का प्रयास करना। ऐसे परिवेश में हम गांधी के राष्ट्र निर्माण मार्ग को समझें, इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज देश के सामने जो बड़े सवाल है, जो हमको एक राष्ट्र होने के दावे में शंका पैदा करते हैं, उन सवालों का क्या समाधान, और वो समाधान करने के लिए संविधान के कानूनों के बावजूद हम सफल क्यों नहीं हो पाए। ये गांधी जी को अनुमान था। उन्होंने इसी के लिए एक बहुत छोटी पुस्तिका देश के सामने 1945-46 में प्रस्तुत की। उसमें दो पक्ष थे। चरित्र निर्माण के एकादश व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, संग्रह, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना, अस्पृश्यता निवारण यानी अपने निजी जीवन में छुआछूत नहीं करना, सर्वधर्म समभाव, अपने धर्म को मानते हुए सभी धर्मों के प्रति समत्व का, समानता का भाव। ये 11 नियमों को उन्होंने निजी जीवन में अनिवार्य माना और इन 11 गुणों को सामने लेकर के अगर हम अपनी जीवन यात्रा को चलाते हैं तो दुनिया बने या न बने, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे साथ जुड़े हुए जो अत्यंत अंतरंग लोग हैं, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, माता पिता, उन सब के बीच में एक शुभ की सृष्टि हो जाती। आप इसको देख करके खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आप इसका आचरण करके खुद इसको देख सकते हैं कि अगर हम चरित्र निर्माण के मोर्चे पर अपने को दैनिक स्तर पर एक सिपाही की तरह से लगा दें तो देखिए कि आपके अगल बगल का जीवन कितना मैत्रीपूर्ण हो जाता है। करुणा और क्षमा, सहयोग और संवर्धन, इनके आधार पर आत्मसंयम के जरिए सत्य को आधार बना करके, अहिंसा को मार्ग मान करके चलने से पारिवारिक हिंसा खत्म हो जाती है, परस्पर क्रूरता खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है, भाई भाई की मुकदमेबाजी, बीघा दो बीघा जमीन, मकान दो मकान के झगड़े, पति पत्नी के बीच का सौहार्द, और इसी के समानांतर राष्ट्र निर्माण के जो बड़े सवाल हैं, गांधी जी की निगाह में 1945-46 तक 19 बड़े सवाल थे। उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्होंने जिस सवाल को दी वो हमारे बीच में हजारों लोगों की जान ले चुका है, लाखों लोगों को कष्ट पहुंचा चुका है,
और करोड़ों लोगों को अपना अपना पैतृक जन्म स्थान छोड़ने को मजबूर कर चुका है। और अभी भी वो राक्षस काबू में आने का नाम नहीं लेता। वो कौन सा सवाल? गांधी जी ने इसी सवाल के लिए अपनी जान दे दी, या उनकी जान कुछ लोगों ने ले ली, और वो है हिंदू मुस्लिम संबंध। लगभग 80% भारतीय विभिन्न तरीकों से हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। लगभग 14% भारतीय इतिहास की विभिन्न धाराओं के संयोग से मुसलमान कहलाते हैं। इन हिंदू और मुसलमानों में अपनी अपनी सामाजिक एकता भी है और विषमताएं भी है, जिनको हम जाति प्रथा कहते हैं। इन दोनों में स्त्री और पुरुष का सवाल अभी भी उलझा हुआ है। लेकिन जब वो आमने सामने हो जाए, चुनाव से लेकर के तीज त्योहार तक, तो जाने कहां से कई शताब्दियों की कुंठा, आक्रोश, गलतफहमी और ये सब मिलकर के हिंसा, अलगाव की भावना, ऐसा लगता है कि ये दरार गांधी के खून के बहने के बावजूद अभी भी बढ़ती जा रही। और गांधी ने इसको सर्वोच्च चुनौती माना। और ये सही है कि उनके अपने जीवन काल में राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी कसौटी, यानी धर्मों की, विविध धर्मों की एकता, खासतौर पर दो बड़े धर्म हिंदू और मुसलमान के बीच में समझदारी बनाने में हम सब बहुत सफल नहीं रहे। अंग्रेज ने हमारे और आपके पुरखों की राजनीति में ऐसा बांटो और राज करो का जहर मिलाया, प्रदूषण फैलाया कि भारत के दो हिस्से बने। और कुछ दिनों के बाद उस दो हिस्से में से फिर पाकिस्तान नाम का जो हिस्सा बना, वो भाषा के आधार पर टूट करके फिर दो हिस्सा बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और ये तीनों देश मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और सबसे गरीब संसार है, सबसे हिंसक सामाजिक और राजनीतिक प्रबंधन है। और सारी दुनिया मिलकर के हम लोगों के बीच में पंचायत करती रहती है। 1965 में रूस ने किया, 1948 में तो अंग्रेजों ने ही कर दिया था। आजकल चीन और अमेरिका आकर के हमको, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को एक दूसरे से मिलजुल के रहने के सबक देते हैं, और हम उस सवाल को सुलझाने के बारे में उदासीन रहते हैं। भारत के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में संविधान में 1976 की इमरजेंसी में धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्रीय मूल्य के तौर पर स्वीकारने के बावजूद कस्बे कस्बे, गांव गांव का यही सच है कि हिंदू और मुसलमान की आपस की नासमझी हमारे राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा संकट है। दूसरा संकट जो 1932 में पूना में गांधी जी की गिरफ्तारी के दौरान एक समझौते के तौर पर देश ने पहचाना, वो है देश की जाति प्रथा से जुड़ा छुआछूत का एक बहुत बर्बर और बहुत ही भयंकर संसार। 15% भारतीय जाने कहां कहां की ताकत से अस्पृश्य रखे जाते हैं। कानून में आरक्षण है, विधानसभा, लोकसभा, सरकारी नौकरी, सरकारी विद्यालय, इसमें तो आरक्षण है। लेकिन आरक्षण के बावजूद हम देखते हैं कि सवर्ण हिंदुओं में, गैर दलित हिंदुओं में और दलित हिंदुओं में एक अदृश्य दीवार है। हम संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करने के बावजूद दिल की दरार को काटने में अभी भी लगे हुए। थोड़े बहुत अंतरजातीय विवाह गांधी के जमाने से ही शुरू हुए, लेकिन मोटे तौर पर दलित दुनिया और गैर दलित दुनिया, ये भारत के दो उपराष्ट्र बन जाते हैं। और जो दलितों में सजग
मुखर संगठित पक्ष है, वो धर्म परिवर्तन से लेकर के नक्सलवादी रास्ते तक को अपने प्रश्नों के समाधान के लिए तलाशने में गुरेज नहीं करता। और क्यों करे? बाबा साहब अंबेडकर ने लगभग 45 साल प्रयास करने के बाद जीवन के आखिरी दिनों में हिंदू धर्म त्यागना ही श्रेष्ठ कर समझा, और उसके कारण आज भी बौद्ध धर्म के प्रति अनेकों सचेत सजग दलितों में एक विशेष आकर्षण है, ममत्व है। उसे राष्ट्र नहीं बिखरता, लेकिन धर्म परिवर्तन राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में बहुमत वाले धर्म के लिए, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोगों के लिए अपनी अस्मिता और अपनी आस्था पर एक चुनौती लगता है। इसके पहले इस्लाम का रास्ता था, ईसाइयत का रास्ता था। गांधी जी ने इसको दूसरा बड़ा सवाल कहा। उन्होंने इसके लिए एक मंच भी बनाया जिसका नाम उस समय तो हरिजन सेवक संघ था, अब वो अदृश्य प्राय है, क्योंकि हरिजन शब्द से ही अस्पृश्यता पीड़ित भाई बहनों ने इतराज किया, तो अब वो शब्द ही बाह्य काल बाह्य हो गया। लेकिन प्रश्न तो है, शब्द को बदल दीजिए, लेकिन प्रश्न का क्या करेंगे? उसका तो समाधान करना पड़ेगा। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जाति के विनाश का आह्वान किया था कि या तो हिंदू धर्म चलेगा या छुआछूत चलेगी। और गांधी जी ने कहा था कि छुआछूत के चलते हिंदू धर्म का नाश होना ही बेहतर है। और इसलिए उन्होंने खुद एक दलित की बेटी को अपनी बेटी बना के उसका ब्याह किया, कन्यादान किया, और अपने जीवन के आखिरी वर्षों में सिर्फ उसी विवाह में जाते थे जिसमें एक पक्ष दलित हो। राम मनोहर लोहिया ने इसको जाति तोड़ो आंदोलन के रूप में शक्ल दी। गांधी के बाद विनोबा जयप्रकाश ने उतने उग्र तरीके से तो नहीं, लेकिन एक स्थिर और स्थायी तरीके से जाति विहीन समाज को ही सर्वोदय का लक्ष्य बताया और बनाया। लेकिन इन सब लोगों के तमाम प्रयासों के बावजूद गांव-गांव में अभी भी एक गांव एक कुआं का आंदोलन मुद्दा ही है, व्यवहार में तो नहीं है। और कस्बों में आरक्षण के बावजूद सरकारी पदों पर बैठे हुए दलित भाई बहनों के प्रति एक खास तरह की अवहेलना का भाव, एक असहनीय किस्म का असहयोग का भाव आपको मिलेगा। और इसको हटाने के लिए कानून में अब कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश बची नहीं है, लेकिन रोज के जीवन में, साथ उठने बैठने में, खान पान में, निकट मित्र संसार में प्रवेश देने में बहुत कुछ करना बाकी। एक तीसरा प्रश्न गांधी ने भोगवाद का उठाया, शराब और नशे की समस्या का। शराब के पुरुषों को कितनी आनंद की अनुभूति होती है कहना मुश्किल है, लेकिन औरतों के लिए तो शराब तलवार और लाठी जैसी खराब चीज है। और निजी जीवन की पीड़ा में, स्त्री हिंसा के सबसे बड़े कारणों में औसत परिवारों में शराब है। और उस पीड़ा का परिणाम यह है कि आज भारत की औरत एकांत में यही कहती है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजो। भारत की राष्ट्रीयता में हम की भावना का निर्माण करने के लिए इतने प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच में पुरुष के वर्चस्व की मानसिकता और आचरण के कारण एक स्थायी खाई बनी हुई है। और औरत दोयम दर्जे की भारतीय है भारत माता की बेटी, लेकिन भारतीय समाज में उसका दर्जा दोयम दर्जे का है। उनकी लड़ाई चल रही है आरक्षण के लिए। पंचायतों में उनके लिए आरक्षण करने से कुछ हालात बेहतर भी हो रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन परिवार के दायरे में, घर की चार दीवारों के अंदर का जो सच है
वो बहुत विभत्स है और वो गर्व करने लायक नहीं है। इसीलिए भारतीय स्त्री आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा स्त्री हिंसा का निर्मूलन है, जो निर्भया कांड के बाद पूरे देश की बगावत का आधार बना। और इस बात को गांधी जी ने 1945 में देख लिया। लेकिन आज जब कोरोना का संकट बढ़ा, तालाबंदी हुई, तो सबसे बड़ी शिकायत राज्य सरकारों की ये हुई कि हम और कुछ करें न करें, शराब की दुकानें खोलना चाहते हैं, क्योंकि शराब की दुकानों से जो टैक्स की आमदनी होती है, उसी से तो हमारा रंग रोगन है, उसी से तो हमारा वैभव है, उसी से तो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह है, हमारा भत्ता है, हमारे मकान की रोशनी है, हमारा गाड़ियों का काफिला है। शराब के जरिए स्वाधीनता के 70 बरस बाद का शासन चल रहा हो और हम ये मान बैठे कि हमने राष्ट्र निर्माण का एक सुंदर मार्ग बना लिया है, तो इससे बड़ी गलतफहमी क्या हो सकती। और शराब से शुरू करिए और फिर मादक द्रव्यों के संसार को देखिए, इतना बड़ा व्यापार जिसने कई इलाकों में, खासतौर पर कुछ प्रदेश जो हरित क्रांति के प्रदेश थे, उनका तो नाम ही बदनाम हो गया है ड्रग के दुष्प्रभाव के कारण। और ये स्कूली बच्चों तक पहुंच रहा है। और इस धंधे के पीछे कौन है, इसका तो पता लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पता क्यों नहीं लग रहा है, ये बड़े रहस्य की बात है कि हमारे स्कूलों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में जो चीज बिक रही है, उसका बेचने का तो ताना बाना होगा, उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ होगा। और पूरे देश में हमारी पुलिस है, सरहदों पर हमारी सेना है, और हम पता नहीं लगा पा रहे, और पता है तो जानबूझ करके अनजान बने हुए। गांधी जी ने इसको बहुत खतरनाक चीज माना था, और इसके पीछे उन्होंने अपना ब्रिटेन का विद्यार्थी जीवन का अनुभव और 20 बरस का दक्षिण अफ्रीका का अनुभव देखा था कि शराब धर्मों के ऊपर भारी पड़ती है। न तो ईसाई धर्म में, न इस्लाम में, न हिंदू धर्म में शराब की इजाजत है, वाहवाही है। लेकिन शराब हिंदू के घर में भी, मुसलमान के घर में भी, ईसाई के घर में भी, सिख के घर में, पवित्र जल मिले न मिले, लेकिन शराब दूसरे, तीसरे, चौथे घर में मिल जा रही। फिर गांधी जी ने स्त्री का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे जितने नियम कानून हैं, ये पुरुषों के बनाए हुए। स्त्री को हमने कभी सहयोगी और सहयात्री का दर्जा नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि आजादी के बाद का जो भारतीय समाज बनेगा, उसमें स्त्री को वो सभी अधिकार और सुविधाएं होंगी, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, व्यापार से लेकर के राजनीति तक, जो पुरुषों को है। ऐसा कोई जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसको हम स्त्री के लिए निषिद्ध करें। और ये वो समय था, आपको याद होगा, जो बाल विवाह का समय था। विधवाओं को या तो पति की चिता पर जलाने का बंगाल और राजस्थान का चलन था बड़ी जातियों का, या हरिद्वार और काशी भेजने का, वृंदावन भेजने का प्रसंग था जमीन जायदाद वाले परिवारों। स्त्री निरक्षरता 99% के लगभग थी। ऐसे माहौल में गांधी जी ने एक ऐसा राष्ट्र निर्माण का मार्ग सुझाया जिसमें स्त्री और पुरुष सहयोगी होंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और स्त्री को किसी भी मोर्चे पर पुरुष पीछे रखने का दुस्साहस नहीं करेगा। आज भारतीय स्त्री का व्यक्तित्व पहचान में तो आ रहा है, क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, वहां से लेकर के व्यापार, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, कृषि, हर जगह स्त्री का एक जबरदस्त योगदान है। लेकिन अभी आधा अधूरा है। आंकड़े देख लीजिए, रोजगार के, शिक्षा के, संपत्ति में हिस्सेदारी के। अभी
एक धर्म विशेष की स्त्रियों को एक बेहद बर्बर परंपरा से मुक्ति दिलाने का प्रयास हुआ, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान का सवाल बन गया। हम स्त्री की एकता और भारत की राष्ट्रीयता, इन दोनों की ऊर्जा को मिला करके अगर स्त्री प्रसंग में विशेष तौर पर स्त्रियों के खिलाफ हो रही हिंसा, भ्रूण हत्या से लेकर सार्वजनिक जीवन में यौन हिंसा तक, अगर इसके प्रति इसको जहर नहीं समझें, इसको असह्य असभ्य आचरण न समझें, तो आने वाली पीढ़ियां, विशेष तौर पर आने वाली पीढ़ियों की स्त्रियां हमें माफ नहीं करें। फिर सवाल उठा कृषि का। गांधी जी ने ग्रामीण उद्योगों के संसार को बनाने के लिए खादी से शुरुआत खुद की थी। उन्होंने समाजवादियों और मार्क्सवादियों को उनके सुंदर कार्यक्रमों के बारे में तारीफ करते हुए भी कहा था कि ये सब तो तब होगा जब पूंजी निर्माण का एक स्तर होगा, औद्योगिकरण का एक स्तर होगा, कल कारखाने बनेंगे, बिजली होगी, सड़क होगी। लेकिन तब तक के अंतराल में क्या करो? अंतिम व्यक्ति की थाली में 2 रोटी लाने का उपाय क्या है? और गांधी ने इसी के लिए चरखे को एक मूल शस्त्र बनाया, मूल शक्ति बनाई, और वहां से लेकर के खेती के विभिन्न पक्षों को और खेती से जुड़ी वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए, उसको खाने लायक बनाने के लिए गेहूं से आटा, धान से चावल, आम से अचार और चटनी और मुरब्बा, जड़ी बूटियों से दवाएं, कपास से सूत और सूत से कपड़ा, इसके बारे में बात की। ग्रामोद्योग का संसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, लेकिन वो खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए, और मध्यम वर्ग इंतजार करता रहता है कि जब 2 अक्टूबर आए और 2 अक्टूबर से 30 जनवरी के बीच में छूट हो, तो हम भी 2-4 कुर्ता पजामा रात को सोने के लिए, बैठक में चाय पीने के लिए खरीद लेंगे। रोज के जीवन में तो बहुत जबरदस्त आकर्षण है मिल के कपड़ों का। गांधी जी मिल के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो इसको कसौटी बनाना चाहते थे कि आपके रोज के जीवन में जो चीजें आप खरीदते हैं वो अंतिम व्यक्ति की बनाई है, अंतिम व्यक्ति के हक में उसका मुनाफा जाएगा या नहीं जाएगा, इससे तुम्हारा समाज के प्रति सरोकार स्पष्ट होता है। ये बहुत खुशी की बात है कि दुनिया के बाजार में आई भयंकर मंदी के बाद और चीन के साथ चल रहे बेहद एक तरफा रिश्ते से पीड़ित होने के बाद हमारा मौजूदा नेतृत्व स्थानीयता की तरफ जा रहा है। लोकल को वोकल बनाओ, वोकल को ग्लोबल करो। इसके लिए गांधी समाधि के पास जो किताबें बिकती हैं, वो अगर ये लोग खरीद लें, नीति आयोग के लोग, केंद्रीय मंत्रालयों के लोग, विरोधी दलों के लोग, 543 लोकसभा के सदस्य, 250 राज्यसभा के सदस्य, तो बहुत जल्दी सबकी दृष्टि में स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा जीवन स्थानीयता से चलता है, पड़ोस से चलता है। सुदूर देशों से बन के आई हुई चीजें हमारे खाने पीने पहनने का अगर क्षेत्र ले लें तो स्थानीय अर्थव्यवस्था सूख जाएगी, और यही हो रहा है। व्यापार का वैश्वीकरण, उद्योग का वैश्वीकरण, भोग का वैश्वीकरण। अब तो मीठा शरबत भी अमेरिका की कंपनी कोका कोला, पेप्सी कोला बनाती है। हर गांव, हर परिवार में मीठे शरबत का चलन है, ठंडे पानी का चलन है, गर्मी में तो खास तौर पर, जून का महीना है। लेकिन अगर हमने पूछा कि ठंडा माने, तो पड़ोस का बच्चा बोलेगा कोका कोला, क्योंकि यही उसने सिनेमा स्टार को कहते सुना है, यही उसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को कहते सुना है।
यही उसने टेलीविजन से सीखा है। और आज डॉक्टर कहते हैं कि जितने भी फूड प्रोसेसिंग की चीजें हैं, डिब्बा बंद खाना, बोतल बंद पानी, ये सब जीवन के लिए, शरीर के लिए खतरनाक है। इनसे दूर रहो, प्राकृतिक बनो, सहज बनो। और यही गांधी का आग्रह था। जैसा मैंने आपसे कहा कि गांधी के राष्ट्र निर्माण मार्ग के 4 पक्ष हैं। उन 4 पक्षों से 19 सूत्र निकलते थे तब। आज इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत होगी। जैसे गांधी ने शुरू किया 1921-22 में 4 प्रश्नों से, और 1946 आते आते, यानी 25 बरस के अनुभव में, उन 4 सूत्रों को बढ़ा के उन्होंने 19 सूत्र बनाए। 19वां सूत्र मवेशी पालन या पशुओं के नस्लों के सुधार का तो उन्होंने किताब छप जाने के बाद जोड़ा। कहा कि वो एक बात तो छूट गई। एक भाई ने हमें चिट्ठी लिख के बताया कि हमने मनुष्यों के बारे में तो सब बता दिया, लेकिन मनुष्यों का जो बड़ा सहारा है, दूध के जरूरतों से लेकर के खेती की जरूरतों तक, यातायात की जरूरत है, वो है मवेशी। और मवेशियों की करोड़ों की संख्या है। उनकी भी बड़ी दुर्गत हुई है 200 साल के विदेशी राज में। इसको ठीक करो, तो गांधी ने उसको भी जोड़ लिया। तो आज गांधी जी होते तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में पर्यावरण के विनाश के प्रश्न को, प्लास्टिक के बाइकआउट के प्रश्न को, जितना कार्बन उत्सर्जन हम करते हैं उसका मुआवजा भरने के रूप में उतने पेड़ लगाने की चुनौती को बड़ी प्राथमिकता देते। नदियों को बचाने को देश को बचाने के बराबर मानते। हवा के प्रदूषण में असहयोग करते हुए जेल जाना बेहतर समझते, बजाय नाक पर पट्टी बांध करके एयर कंडीशन दफ्तरों में और बड़े बड़े भवनों में बड़ी बड़ी बातें करते हुए प्रदूषण को बढ़ाते। वो जीवन शैली ही बदल देते। उन्होंने खुद बदला भी। आपने देखा होगा गांधी जी से जुड़े जितने आश्रम थे, गांधी जी के साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम से अहमदाबाद और वर्धा से लेकर के जयप्रकाश जी के सिताबदियरा का आश्रम और विनोबा जी का पवनार का आश्रम, और ऐसे हजारों छोटे बड़े आश्रम, उन सब का आधार आप देखें तो वो प्रकृति मित्र का आधार था। तो गांधी जी का जो राष्ट्र निर्माण का मार्ग है, आज उसका आर्थिक पक्ष हमें गांव से, कृषि से, ग्रामोद्योग से, पशुपालन से, खादी से जोड़ने के लिए संकेत करता है। और ये तो सूत्र है, इस सूत्र का विस्तार करके आप उसको और प्रासंगिक बना सकते हैं, और बनाना चाहिए। क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के जरिए चल रहा वैश्वीकरण, ये विदेशी कंपनियों के जरिए चल रहा स्वास्थ्य का प्रबंधन, ये विदेशी कंपनियों के जरिए चल रहा सेना का प्रबंधन, टेक्नोलॉजी का प्रबंधन, ये कब धोखा दे जाए, किस कारण से इसका क्रम टूट जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। आज तो एक अदृश्य छोटे से वायरस ने सारे क्रम को तोड़ दिया और सबको पसीना आ रहा है, लेकिन वो क्रम जुड़ने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि आज 2020 में अमेरिका, जो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा वकील था, वो राष्ट्रवादी हो गया। उसके राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट की बात कहते हैं। चीन, जिसने भारत के पूरे बाजार को, खनिज संसाधनों को, हमारे गणेश लक्ष्मी और कुरान शरीफ की आयतों तक को कब्जे में ले लिया है, उनके यहां से बन करके तब हमारे यहाँ दिवाली की लतर जलती है, ईद को रोशन करते हैं। चीन भी अब राष्ट्रवादी हो रहा है। उसको लद्दाख में भी कुछ किलोमीटर जमीन की भूख हो गई। अरुणाचल को वो भारत का हिस्सा मानने से तैयार नहीं। नेपाल को जाने कैसे उसने भारत विरोधी बनाने की कसम खा ली, और पाकिस्तान को तो उसने अपने हर खेल का हिस्सा बना ही रखा। ऐसे पड़ोसी पर क्या भरोसा है। आर्थिक पक्ष के समानांतर ही सामाजिक पक्ष है। धर्म का सवाल, स्त्री पुरुष का सवाल,
और भाषा के बारे में गांधी जी ने दो बातें उठाई। एक तो मीडिया ने, खासतौर पर फिल्म के संसार ने करीब करीब सुलझा दिया है, और हिंदी वालों की सहनशीलता ने या कहिए कायरता ने सुलझा दिया है राजभाषा का सवाल। आज राजभाषा को लेकर के, हिंदी को लेकर के कम संकट है। गांधी जी के समय में लगता था कि देश ही टूट जाएगा, उत्तर दक्षिण में बंट जाएगा। दक्षिण भारत की एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी जो हिंदी को दक्षिण विरोधी मानती थी। गांधी जी ने दो कदमों पर चलने का सुझाव दिया था। एक तरफ हिंदी के प्रति सुझाव, क्योंकि वो सबसे ज्यादा व्यवहार में आने वाली भाषा थी, देश के करीब करीब हर हिस्से में समझी जाती थी, साधारण लोगों की भाषा थी, सरल भाषा थी, और विभिन्न भाषाओं ने उसको छोटी बहन की तरह से सजाया संवारा था। गुजराती, मराठी से लेकर के बंगाली और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ने, संस्कृत ने। और दूसरा, उन्होंने भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा की बात की थी। बड़ा अच्छा हुआ कि 1956-60 के बीच में भारतीय राजनीतिक भूगोल का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ, और आज हर बड़ी भारतीय भाषा को एक आकाश मिला हुआ है, एक धरती मिली हुई है। बल्कि अब तो कुछ भारतीय भाषाओं ने एक भाषा में दो प्रदेश पैदा कर दिया। जैसे तेलुगु भाषा का राज्य बने, इसको लेकर श्री रामुलु जी ने अनशन किया, जान दी। तब तमिल प्रधान मद्रास प्रेसिडेंसी में से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल भी निकले, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के अंदर से तेलुगु देशम पैदा हुआ, और आज एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश। ऐसा ज्यादा न हो तो अच्छा ही होगा, लेकिन हर भारतीय, प्रमुख भारतीय भाषा को एक धरातल मिला हुआ है, फैलने के लिए एक आकाश बना हुआ है, और उनका हिंदी से कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं की गर्दन पर अभी भी अंग्रेजी का घुटना पड़ा हुआ है। जिंदगी के सभी बेहतर अवसर, सर्वोच्च न्यायालय की वकालत से लेकर के सेना की सर्वोच्च कमांडरी तक किसी भारतीय भाषा के माध्यम से नहीं हासिल हो सकते। लोक सेवा आयोग में सभी भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की छूट तो हो गई है, लेकिन उस सूची में आने में आपके छक्के छुड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार मतलब अंग्रेजी, हुकूमत मतलब, ऑर्डर मतलब अंग्रेजी। हिंदी, बंगाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु ये जनता की भाषा है, मालिक की भाषा थोड़ी, तंत्र की भाषा नहीं है, ये लोक की भाषा। और अभी पिछले दिनों पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के आयोजक ने बताया है कि हमारी सैकड़ों भाषाएं जो अभी राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में नहीं है, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, उर्दू के आसपास हैं, उनको भी संरक्षण चाहिए। वो भी इसी भारत की भाषा है, और कई भाषाएं तो सैकड़ों बरस पुरानी है, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। कोई हिंदी के दबाव में, कोई बांग्ला के दबाव में, कोई गुजराती के दबाव में, कोई कन्नड़ के दबाव में। उनके छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं, और लोकतंत्र का ये तकाजा है, अंग्रेज गए अंग्रेजी जाए, देशी भाषा राज चलाए। पूरे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में ये बड़ी पशोपेश की बात है कि एक तरफ अंग्रेजी, दूसरी तरफ हिंदी। तो फिर मुंडारी का क्या होगा, फिर पहाड़ी का क्या होगा, गढ़वाली का क्या होगा, कुमायूनी का क्या होगा? उसका साहित्य है, उसके जरिए शिक्षा है, तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषाओं में करो। ये अभी अभी कस्तूरी रंगन समिति ने कहा। ऐसा तमाम समितियां कहती चली आई हैं, गांधी जी से लेके आज तक के शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चे के सीखने के लिए सबसे सरल रास्ता उसकी शुरुआती शिक्षा को उसकी मातृभाषा, जो माँ के दूध से वो सीखता और सीखती है, उससे दो। लेकिन इन वैज्ञानिकों के कहने से क्या होगा? भाषा की अपनी राजनीति है, और राजनीति की अपनी भाषा है। तो मित्रों, अभी जो समय है आत्मसमीक्षा का समय है। गांधी 150 के कारण आत्मसमीक्षा का समय है कि हम उनके कितने नजदीक हैं, उनसे कितने दूर गए।
दूर जाने से भला हुआ या नजदीक जाने से भला होगा, ये सोचने का समय है। और इसी में हम लोग ये लखनऊ और देवास के मित्रों की मदद से, विशेष तौर पर डॉक्टर अंशु केडिया के पहल पर, एक सर्वव्यापी टेक्नोलॉजी के जरिए, मुझे अनुमान नहीं है कि कहां कहां पर आप और हम एक दूसरे से सुन रहे हैं। मेरी इच्छा तो ये जरूर थी कि इस प्रसंग में आपकी जो समझ है उसको भी बाकी लोगों से साझा करने का मौका मिले। आपके जो सवाल है उनको मैं उत्तर देके अपनी जानकारी को भी सुधारूं, अपनी प्रस्तुति को अगली बार के लिए बेहतर बनाऊं। लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी की सीमा के कारण फिलहाल नहीं हो पाएगा। फिर भी मेरा आग्रह होगा कि वैसे तो गांधी वाङ्मय भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने 110 खंडों में छाप दिया है। अब एक किताब पढ़ने में तो आपको 10, 20, 25 दिन लगता है किताब की गंभीरता के आधार पर। तो 110 खंड कौन पढ़े और क्यों पढ़े? इसको पढ़ने से न तो करियर में कोई बहुत लाभ होने वाला है, न राजनीति में लाभ होने वाला है, व्यापार में तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, जीवन में और समाज में जरूर शुभ को और प्रकाशित करने का मौका मिलेगा। लेकिन 110 खंडों को पढ़ने का मैं नहीं कहता। मैं आपसे कहूंगा कि गांधी की छोटी किताब हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी में उसका नाम है रचनात्मक कार्यक्रम, उसका रहस्य और स्थान। अंग्रेजी में है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। आज जब दुनिया के लोग, विशेष तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ, कहना चाहता है कि हमारा जो विकास पथ है ये बंद गली के आखिरी मकान की तरह से है। अगर इसी तरह का औद्योगिकरण चला, रसायन प्रधान खेती, रसायन प्रधान उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन, तो हमारा प्रलय से 50 से 100 बरस के अंदर ही साक्षात्कार होगा। अनेक जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, समुद्र की सतह ऊपर आ रही है, जमीन की उत्पादकता घट रही है, और दुनिया के जितने बड़े महानगर हैं जो प्रगति के शिखर पर हैं, उसमें भारत में दिल्ली को आप ले लीजिए, तो यहां का पानी पीने लायक नहीं, हवा जीने लायक नहीं। क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है? तो फिर हम इसमें से निकले कैसे? तो मैं, जो लोग हमारी तरह से 60, 65, 70 के पास हैं, बोनस की आयु जी रहे हैं, उनके लिए तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। हमारी पीढ़ी ने बहुत बिगाड़ा, बहुत दूर चले आए। हो सके तो उस दूरी को घटाएं, कम से कम बढ़ाएं नहीं, अपने निजी जीवन में, अपने निजी सोच में। और नई पीढ़ी से मेरा आग्रह होगा कि वो दुनिया में जो उपलब्ध रास्ते हैं राष्ट्र निर्माण के, वैश्वीकरण के, उन रास्तों को फिर से जांचें, अपने जीवन से शुरू करें। लेकिन खाली एक मोमबत्ती जलाने से अंधेरा दूर नहीं होगा, बहुत भयंकर अंधेरा है, और अंधेरे के साथ आंधियां भी चल रही हैं, आपकी मोमबत्ती बुझ जाएगी। ये एकला चलो का जमाना नहीं है, ये संगे शक्ति सर्वदा उसका दौर है। सोचिए, और अगर आपको सही लगे तो उस सच को फैलाइए। और इस तरह की नई सूचना की टेक्नोलॉजी भी आ गई है। आप एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं और उस पर एक तरह का प्रवाह बन जाता है, वो कहते हैं ट्रेंड चल रहा है। उस तरह से आप आगे आइए। जैसे वो 16 साल की एक लड़की स्कूल से निकल के संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाजे तक चली गई, और उस लड़की ने कहा कि हम आपको क्षमा नहीं कर सकते हैं, आप हमारा भविष्य लूट रहे हैं। और आज वो लड़की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से ज्यादा प्रभावशाली हो गई। तो अगर यूरोप की एक बेटी ऐसा कर सकती है, तो भारत के बेटे बेटियों में क्या कमी है? आइए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझें। ये कोरोना के संकट का सबसे बड़ा सबक होगा कि हम जान लें कि हमारा अस्तित्व दो पहियों पर चलता है,
हमारा अपना जीवन, हमारा अपना शरीर, दूसरा हमारा पास पड़ोस। और पास पड़ोस बहुत लचीली अवधारणा है। घर के बगल वाला घर भी पड़ोस है, और देश के सरहद का आखिरी मकान भी पड़ोस है, और दुनिया के दूर दूर देशों के लोग भी पड़ोस है। देखिए ना, वुहान से चला ये वायरस दुनिया के हर कोने में फैल गया। तो वायरस तो इसलिए ध्यान में आया कि इसने हमको जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा कर दिया है। लेकिन ये प्रदूषण, ये भोगवाद, ये हिंसक आचरण, ये स्त्रियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण, ये गरीबों, अल्पसंख्यकों, साधनहीन लोगों के प्रति हमारा उपेक्षा भाव, और हमारे स्वार्थ की अनंत अग्नि, इसमें से कैसे निकलें? तो दो छोटे कदमों की जरूरत होगी। एक तो निजी जीवन में से जो दोष है उनको निकालें। जैसे आप रोज घर का कूड़ा साफ करके तब अपना सवेरा शुरू करते हैं, वैसे अपना संस्कार, और ये हम सब ज्यादा करते हैं। ये बड़ी राहत की बात है कि दुनिया के अधिकांश लोग अभी भी निजी जीवन में जानबूझ करके बुराइयों को घर नहीं देते, बुराइयों को नहीं दावत देते। अनजाने में हो जाए, संगत में हो जाए, प्रचार से हो जाए तो अलग बात है। तो वो तो बड़ा कठिन मोर्चा नहीं है। इसमें हमको अपने पास पड़ोस का सहयोग भी मिलेगा, परिवार का मिलेगा, संस्कृति के नायकों का मिलेगा। लेकिन जो व्यवस्था का सवाल है, राष्ट्र निर्माण का सवाल है, उसमें हमको अंधी दौड़ से निकलना है। 1947-48 में निकल आए होते तो अच्छा था। फिर भी अगर सुबह का बूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहेंगे। 70 साल, 5000 साल की सभ्यता वाले देश के भविष्य निर्माण के लिए कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 70 साल में हमने पश्चिमी मॉडल अपना करके अपने खेती का नुकसान किया, अपने गांवों की उपेक्षा की, अपने उद्योग धंधों को तहस नहस किया, और अपने जीवन को भी हमने पूरी तरह से बाजार के गुलामी में डाल दिया। आइए इसमें से निकलें, और उसको निकलने का पहला कदम होगा कि कहीं से खोज करके, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, गांधी पुस्तक बेचने वाली दुकानों पर मिल जाएगा। हालांकि हर शहर में अब गांधी पुस्तक बेचने वाली दुकानें नहीं रह गई, लेकिन कई रेलवे स्टॉल पर सर्वोदय का बुक स्टॉल भी दिखाई पड़ता है। और नहीं तो डाक से मंगा लें, पढ़िए इसको, उसमें से जो छांटने लायक है छांटिए। गांधी खुद अपने ही बताए रास्ते में से बहुत सी चीजें जब काल बाह्य हो जाती तो छोड़ देते थे, आप भी छोड़ दीजिएगा। लेकिन सूत्र यही है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्र निर्माण का जो अब तक का रास्ता है वो महानगरों की तरफ ले जाता है, जबकि राष्ट्र निर्माण का रास्ता गांव से होके गुजरेगा। वो रास्ता काम का नहीं है जिसमें से गांव गायब है। वैसे ही राष्ट्र निर्माण का जो सामाजिक पक्ष है वो हिंदू मुसलमान, मर्द औरत, और दलित और गैर दलित, इन तीन प्रश्नों को संबोधित करने वाला है। तब तो वो राष्ट्र निर्माण है, वरना वो राष्ट्र का विखंडन है। औरत की उपेक्षा करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा के, दलितों के अपमान की निरंतरता के साथ कौन सा राष्ट्र बनेगा? दबंगई तो हो सकती है किसी खास जाति की, किसी खास धर्म की, किसी एक लिंग की, लेकिन राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। इसी तरह से भाषा का सवाल है। 200 बरस के अंग्रेजी राज और 70 साल के आजादी के बाद के राज के बावजूद भारत में अंग्रेजी जानने, बोलने, समझने वालों की कुल संख्या 12 करोड़ के आसपास। तो 200 साल में तो आप 12 करोड़ हुए। कब अंग्रेजी बहुमत की भाषा बनेगी और क्यों बनेगी? और अन्य भाषाओं का क्या हाल है? तमिल आगे निकल रही है, बांग्ला आगे निकल रही है, पंजाबी आगे निकल रही है, हिंदी तो आगे निकल ही चुकी है। अपनी भाषाओं के प्रति आत्मविश्वास पैदा करिए, अंग्रेजी को खिड़की बनाइए हवा के आने जाने के लिए, प्रकाश के आने जाने के लिए, लेकिन अंग्रेजी को एकमात्र दरवाजा मत बनाइए जिंदगी के अवसरों के लिए। और फिर पशुपालन, मवेशियों का संसार गोबर और दूध का ही संसार नहीं है। खेत में ट्रैक्टर आ गया तो मवेशी की जरूरत नहीं, ऐसा मत समझिए। वापस उधर ही जाना पड़े, क्योंकि प्रकृति की योजना में मनुष्य और पशु पक्षी और वनस्पति
इन सब का परस्पर संबंध है, एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता। न मनुष्य के बिना तो शायद पशु चल भी जाए, लेकिन पशुओं के बिना मनुष्य का जीवन, जीव जंतुओं के बिना मनुष्य का जीवन इन मशीनों के भरोसे नहीं चल पाता। और फिर हमारा अपना कर्तव्य बोध, जिसको उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक 11 सूत्री सूची ही बना दी। तो हम सब आजीवन विद्यार्थी हैं और उस माने में हमें देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपके सामने आज की बातचीत में, थोड़ा लंबा हो गया, माफ करिएगा, ये प्रयास किया बताने का कि गांधी ने विश्व मानवता के लिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सूत्र तो दिए हैं, लेकिन वो व्यावहारिक आदर्शवादी थे, प्रैग्मेटिक आइडियलिस्ट थे। इसलिए उन्होंने जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जीत की नुक्कड़ पर पहुंच गया, तो आजादी के बाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कार्यसूची बनाई, जिसको उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम कहा। और आखिरी बात के तौर पर उसमें उन्होंने सत्याग्रह की भी गुंजाइश छोड़ी। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सरकार अपनी हो गई है, वोट के जरिए ही तो सरकार बनती है, तो फिर उसके 2 चुनाव के बीच में सड़कों पर आने की क्या जरूरत। गांधी जी का यह मानना था कि अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह अकेले की भी जिम्मेदारी है, समूह की भी जिम्मेदारी। हाँ, उसका आधार उचित होना चाहिए। हर बात पर हड़ताल, हर बात पर धरना, हर बात पर घेराव, गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन सही बात पर चुप रहना कायरता है, क्रूरता है, बर्बरता है। और इसलिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम की पूरी पोटली को सत्याग्रह की डोरी से बांधा था कि रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए जनता में एकता पैदा करना, चेतना पैदा करना, विश्वास पैदा करना, और अगर जरूरी हो तो समाज की प्रगति में बाधक बन रहे कानूनों के खिलाफ, चाहे पुराने कानून चाहे नए कानून, उनके खिलाफ सत्याग्रह करना, जो अहिंसा के आधार पर, आत्मपीड़ा के आधार पर परिवर्तन का महामार्ग। तो मुझे आशा है कि ये भ्रम आज की बातचीत से कुछ हद तक दूर होगा कि गांधी ने राष्ट्र निर्माण के बारे में भी चिंतन किया। न सिर्फ चिंतन किया, लंबा एक चौथाई शताब्दी का प्रयोग चलाया और उस प्रयोग के कुछ निष्कर्ष उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किए। उन निष्कर्षों को जीने की कोशिश में एक तपस्वी का जीवन जीते हुए उन्होंने अपनी परम आहुति भी दी, चरम आहुति भी दी, लेकिन उससे उनका दिया सूत्र और प्रामाणिक हो गया। हमने नहीं देखा, ये हमारा दोष था। दुनिया के बहुत से लोगों ने गांधी मार्ग को समझने की कोशिश की, और इसीलिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से जब पूछा गया कि आप तो ईसा के अनुयायी थे, गांधी पर बड़ा असर था ईसाई धर्म और ईसा का, फिर गांधी से आपने क्या सीखा? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि हमें नाजरत के जीसस ने मूल्य दिए, लेकिन उन मूल्यों को समाज में लाने का रास्ता भारत के गांधी से मिला। द जीसस ऑफ नाजरत gave us the values, but to realize those values I found the way from M.K. Gandhi of India. इसी तरह से डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि हमको तो भारत ने एक वकील दिया था, लेकिन हमने भारत को एक महात्मा लौटाया। वो इसलिए कहा कि गांधी ने इस बीच में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के जरिए, जैसे हम और आप चिंतन कर रहे हैं, दूसरों को सुन रहे हैं, महामंथन करते हुए एक तरीका खोजा, एक जीवन शैली खोजी, एक समुदाय निर्माण का रास्ता बनाया, और उससे वो महात्मा कहलाने लगे। और जब लौटे तो चंपारण से लेकर के दिल्ली तक 1915-16 से 1948 तक सतत
चेतना निर्माण का काम किया, पहले खुद किया फिर दूसरों को बताया। तो वो प्रयोग सिद्ध सूत्रों के जरिए उन्होंने एक शक्ति बनाई जिसको आज हम भारत की राष्ट्रीयता कहते हैं। उसमें औरों का भी सहयोग था। वो तो महाविद्यार्थी थे, वो महागुरु नहीं थे, महाविद्यार्थी थे। उसी भाव से हम आज गांधी का स्मरण कर रहे हैं। और आज जब हम राष्ट्र निर्माण के सवाल पर अटक से गए हैं, ठिठक से गए हैं, कश्मीर से लेकर केरल तक और असम और नागालैंड से लेकर के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में चल रहे अलगाववादी आंदोलन तक, देख नहीं पा रहे हैं कि आगे की राह कहां ले जाएगी, कैसे ले जाएगी। ऐसे में और सूत्रों के अलावा और चिंतकों के अलावा गांधी के चिंतन और प्रयोग की एक नई प्रासंगिकता है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कह रखा है कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ चलना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास के लिए जो रास्ता मौजूदा है इसको छोड़ना है। और यही बात गांधी जी के मार्गदर्शन में प्रसिद्ध चिंतक जेसी कुमारप्पा ने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जैसी पुस्तक के जरिए हमें बताया था। लेकिन उस समय हम कई कारणों से अनसुनी करने के मूड में थे। अब तो सुनने की जरूरत है, दुनिया से जानने की जरूरत है। तो जब दुनिया से जानने की जरूरत है तो अपने एक पुरखे की भी क्यों न सुन ली जाए। मुझे आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर अंशु केडिया और लखनऊ और देवास के सरोकारी समाज वैज्ञानिकों की मदद से आज ये मंच का मौका मिला, ये सुंदर माध्यम मिला और इसके जरिए मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। इसका मुझे संतोष है। मैं आप सबका आभारी हूँ, विशेष तौर पर डॉक्टर अंशु केडिया जी और उनके लखनऊ और देवास के सहयोगियों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।